नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे दिल्ली सल्तनत का द्वितीय वंश खिलजी वंश की चर्चा करने वाला हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे गुलाम वंश की चर्चा की थी और गुलाम वंश का एक पूरा पैकेज दिया था आपको। अगर आपने वह वीडियो देखा होगा तो निश्चित ही गुलाम वंश से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं आने वाली होगी। तो इसी तरह से आज भी खिलजी वंश का एक पूरा पैकेज आपके बीच में उपस्थित है। आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का आने वाला सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपके बीच आता रहे। आज मैं खिलजी वंश की चर्चा करूंगा जिसमें मैं इसके संस्थापक से लेकर के इसके अंतिम शासक तक की चर्चा करने वाला हूं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं दिल्ली सल्तनत पर एक सीरीज आपके बीच रखने वाला हूं और इसका पहला वीडियो था गुलाम वंश से। आज ये दूसरा वीडियो है आपके बीच में जो खिलजी वंश पर आधारित है। तो आज मैं आपके साथ शुरुआत करता हूं खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई और इसका अंत 1320 में हुआ और इसी 30 वर्षों का मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो खिलजी वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में दूसरा शासक परिवार था। एक एक पॉइंट मैं आपके बीच में रख रहा हूं। क्वेश्चन ये सब इन बिंदुओं से भी आते हैं। खिलजी कबीला लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन अपने पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह यह राजवंश भी मूलतः तुर्किस्तान का था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ये देखिए, जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है। इसको अमीर वर्ग और जनता इन दोनों का समर्थन प्राप्त नहीं था, क्योंकि इसके पूर्ववर्ती शासक जो थे उनमें अमीर वर्ग का उनको समर्थन था। जनता जो थी न उनसे भी बहुत ज़्यादा खुश थी और ना ही अगर कहा जाए तो इनसे कोई उम्मीद उसको जनता को थी। तो इसलिए जनता भी इनको कोई विशेष समर्थन प्राप्त नहीं था। तो दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था। यह दिल्ली पर 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश का संस्थापक मलिक फिरोज था, जिसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की थी। यही जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का पहले क्या नाम था? मलिक फिरोज। लेकिन जब ये दिल्ली पर सत्ता स्थापित किया तो इसने आगे अपने नाम के जलालुद्दीन लगाया और पूरा नाम इसका हो गया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इसने बलवन जो इलवरी तुर्क था के शासन काल में एक अच्छे सेना नायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। यानी सेना नायक के रूप में ये काफी अपने एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। लेकिन ये इतना ज़्यादा असर इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग हो गया था। आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। इसने कई अवसरों पर मंगोल आक्रमण का मुकाबला किया और सफलता प्राप्त की। यानी ये मंगोलों से लोहा ले चुका था। आप इसकी सैन्य जो इसके अंदर इन्फ्लुएंसी थी उसको आप समझ सकते हैं इसी से। तो देखा आपने, ये कई अवसरों पर मंगोल आक्रमण का भी मुकाबला किया था और सफलता इसको मिली थी। ये अच्छा सेना नायक था। तो एक एक तथ्य पर हम लोग ध्यान रखेंगे। 13 जून 1290 ईस्वी को कैकुबाद द्वारा निर्मित किलो खरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया और सुल्तान बन गया। ध्यान दीजिएगा, 13 जून 1290
1290, 13 जून 1290, ठीक है। कैकुबाद गुलाम वंश का है ना द्वारा निर्मित किलो खरी में के महल में जलालुद्दीन क्या करवाया था? राज्याभिषेक करवाया था। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि सुल्तान बनने के समय इसकी उम्र कितनी थी? इसकी उम्र 70 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 70 वर्ष का वृद्ध था ये। इसकी झलक इसके शासनकाल में भी देखने को मिलती है। और अलाउद्दीन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें इन सब चीज़ों को देखेंगे कि कैसे वो अपने चचा जान पर भारी पड़ा था। इसके वृद्धावस्था के कारण कमज़ोर नहीं था जलालुद्दीन, कमज़ोर नहीं था, ये मंगोलों से लोहा ले चुका था, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन चूंकि वृद्धावस्था में भाई शेर भी बूढ़ा हो जाता है, तो यही चीज था। दिल्ली की जनता इसके शासन व्यवस्था एवं इसकी उदारता से खुश नहीं थी, क्योंकि जनता इसके पूर्व के शासकों इलवरी तुर्क के शासन से परेशान थी। इसलिए वो ऐसा शासक नहीं चाहता था कि बड़ा हमारे लिए एकदम कारपेट बिछा दे या ये करे वो करे, ऐसा नहीं। जनता को एक अनुशासन प्रिय शासक की जरूरत थी, एक अनुशासन प्रिय शासक की आवश्यकता थी। तो इसलिए जनता इससे कुछ विशेष खुश नहीं थी, क्योंकि ये बहुत उदार था, है ना, ठीक है। इसकी शासन व्यवस्था उतना ज़्यादा सख्त नहीं थी, या बहुत ज़्यादा, मतलब उसको कहिए कि ना, अरे ऐसा होना चाहिए कि ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ज़्यादा ढीला ढाला हो। तो जनता क्यों खुश नहीं थी, आप आज के जनता हैं तो आज आप खुद समझ सकते हैं। आज के शासन व्यवस्था को देख करके आपको किसमें खुशी मिलती है। तो जलालुद्दीन ने कैलूगढ़ी किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान दीजिएगा, कैलूगढ़ी किलो खरी को, कैलूगढ़ी किलो खरी को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। उसने पहले के शासकों के समय के अमीरों और मंगोलों के लिए एक समझौता नीति अपनाई। इसलिए इसने बलबन के भतीजे मलिक चाचू को कारा का गवर्नर नियुक्त किया, परंतु क्या हुआ? इसने विद्रोह कर दिया। इसके शासनकाल की सबसे मशहूर घटना दक्कन क्षेत्र में यादवों के राजा रामचंद्र देव की राजधानी देवगिरी पर इसके भतीजे और इसका दामाद, इसके भतीजे और इसका दामाद और कारा के गवर्नर अली गुरसप द्वारा आक्रमण था। दक्कन के क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया था दोस्तों। तो ये एक मशहूर घटना थी इसके शासनकाल में। तो यादवों पर अपने सफल अभियान के दौरान के बाद अली गुरसप ने विशाल मात्रा में एकत्रित धन लेने के लिए, है ना, फिरोज खिलजी को कारा आमंत्रित किया कि आप आइए और ये धन को आप ले जाइए। तो फिरोज खिलजी जब जुलाई 1296 ईस्वी में कारा पहुंचा तो अली गुरसप ने उसकी हत्या कर दी और खुद को अलाउद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित किया। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट होता है जिसकी मैं चर्चा आपसे कर दूं कि सुल्तान जलालुद्दीन के मृत्यु के बाद, सुल्तान जलालुद्दीन के मृत्यु के बाद विधवा मलिकाए जहान, कौन? मलिकाए जहान ने अपने छोटे बेटे कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम
शाह के नाम से सुल्तान बनाया। मैं इस बात की चर्चा आपको कर देना चाहता था, इसमें मैंने नोट नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सुल्तान जहां ने अपने छोटे बेटे को क्या बना दिया, कद्र खां को, है ना, रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह के नाम से सुल्तान बनाया। इससे क्या हुआ, उसका जो बड़ा बेटा था वो विद्रोह कर दिया नाराज होकर के, और ये जो फिरोज अलाउद्दीन खिलजी था वो इसका जबरदस्त फायदा उठाया, और फायदा उठा करके बलवन के लाल महल पहुंचा, और वहां उसने इब्राहिम शाह लाल महल पहुंच करके इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो आपने देखा यहां पर कि वो किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता हथिया ली। तो अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और अगर बात किया जाए तो अगर खिलजी वंश में किसी की बात होती है तो अलाउद्दीन खिलजी की ही होती है, क्योंकि अपने 20 साल के शासनकाल में इसने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल क्या रहा, 1296 से 1316 तक, 20 वर्षों तक। तो अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानकपुर में सुल्तान घोषित किया गया, कड़ा मानकपुर में सुल्तान घोषित किया गया, एवं राज्याभिषेक दिल्ली में बलवन के लाल महल में हुआ। कहाँ हुआ, दिल्ली के लाल। तो अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानकपुर में सुल्तान घोषित किया गया था और फिर बलवन के लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ। इस बात की पुष्टि करती है कि बलवन का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। दूसरा पॉइंट मैं आपके लिए यहां पर रख रहा हूं कि इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। इसने यामनी उल खलीफा तथा नासरी अमीर उल मोमनित जैसी उपाधियां धारण की। ये ध्यान दीजिएगा, ये 2 उपाधियां जो हैं इस पर आप गौर कीजिएगा, यामनी उल खलीफा और नासरी अमीर उल मोमनित, ये 2 उपाधियां इसने धारण की। ठीक है। अपने विश्व विजय एवं नवीन धर्म को स्थापित करने के अपने विचार को अपने पुत्र एवं दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पर इसने त्याग दिया। ये एक नया धर्म बनाने चला था, साथ ही इसके दिमाग में विश्व विजय की ओर भी झुकाव था, लेकिन इन दोनों से अलाउल मुल्क ने इसे आगाह किया और इसका फायदा इसे अपनी सत्ता को बरकरार रखने में प्राप्त भी हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा वर्ग, इस्लाम वर्ग के कट्टर व्याख्याकार को अपने प्रशासन में महत्वहीन कर दिया था। यानी उलेमा वर्ग जो थे वो जो उनका कोई विशेष महत्व नहीं रखा गया था, जिनका मतलब समझ लीजिए कि इसके चाचा फिरोज शाह खिलजी के समय हो या इसके पहले बलवन के समय में था, वो अब अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बिल्कुल महत्वहीन कर दिया था। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता की मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया था। यानी ये सीधे सीधे ये बोला कि ठीक है, आपको मान्यता मैं देता हूं, लेकिन भाई आप मेरे शासन में हस्तक्षेप करें ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो
इसने बलबन की जातीय उच्चता वादी नीति को त्याग दिया और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। यहाँ पर ये जो बलबन का जातीय उच्चतावादी नीति थी, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बलबन की जातीय उच्चतावादी नीति को बताया था कि कैसे वो छोटी जातियों को देख करके आग बबूला हो जाता था, उसका हाथ उसके तलवार पर चले जाते थे। ये चीज़ जो था ना, ये चीज़ इसने खत्म कर दिया, ताकि नहीं भाई मेरे शासनकाल में ये चीज़ नहीं चलेगा, जितना तुम में काबिलियत है उसी आधार पर मैं तुमको पद दूंगा। तो ये बलबन की जो एक खराब नीति थी, एक गंदी नीति थी, उसको इसने खत्म किया। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा होनी चाहिए। अलाउद्दीन के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए, उसके दमन के लिए अनेक अध्यादेश उसने जारी भी किए, और उन अध्यादेशों में अभी मैं आपको विद्रोह बताऊंगा और उसके बाद उसका अध्यादेश बताऊंगा। इसमें इसने कई ऐसे काम किए जो समझिए कि दमन किया इन्होंने। इसने लोगों का दमन किया जो इसके प्रति विरोध पैदा करते थे, इसके विरोध में विद्रोह करते थे। तो इन अध्यादेशों में अलाउद्दीन खिलजी ने जो अध्यादेश जारी किए, उसमें पहला, अमीर वर्ग की भूमि संपत्ति जब्त कर लिया जाए। अधिक धन जमा हो जाने से अमीरों को विरोध करने का प्रोत्साहन मिलता है। आप अंदाजा लगाइए, संपत्ति और भूमि जब जब्त हो जाएगी तो कभी विद्रोह कर पाएगा? तो एक बहुत ही, ये समझिए कि उनके विरोध में, अमीरों के विरोध में एक बहुत जबरदस्त कड़ा कदम था ये। दूसरा, गुजरात प्रणाली का गठन। गुजरात प्रणाली का गठन सभी नगरों एवं गांवों में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया, ताकि अमीर की सभी सूचनाएं सुल्तान को मिल सके। तो एक तरह से कहा जाए तो नजरबंद कर देना। दिल्ली में शराब बंद कर दी। शराब बंद करने के पीछे उसका एक विशेष मकसद था। तो अधिकारियों के शराबी होने के कारण लोग भय रहित होकर षड्यंत्रों की योजना बनाते। तो भाई क्या होता था कि शराब इसलिए बंद करवा दी कि अधिकारी लोग शराबी हो जाते थे, और जब वो शराबी हो जाते थे तो लोग भय उनको नहीं रहता था, लोगों के बीच भय नहीं रहता था उनका, और वो क्या करते थे कि षड्यंत्र की योजना बनाते थे कि कैसे सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाए, इसको हटा दिया जाए, या अपने फायदे के लिए भी षड्यंत्र रचना। अमीरों के मेल मिलाप जैसे भोज वगैरह होता है ना, उस पर भी प्रतिबंध इसने लगा दिया। सामाजिक उत्सवों में अमीर और मलिक एक दूसरे के घनिष्ठ हो जाते हैं, ऐसा उसका सोच था कि कहीं सामाजिक उत्सव, आज भी कहीं आप देखते हैं कि सामाजिक उत्सव होता है और हम जाकर के वहाँ पर हिस्सा लेते हैं, तो जिसके यहाँ सामाजिक उत्सव है या जो लोग आए हुए हैं तो बहुत एक विशेष चर्चा होती है। तो ये वो नहीं चाहता था अलाउद्दीन, और ताकि ये एक साथ होंगे तो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, सुल्तान के विरुद्ध सुसंगठित होंगे और षड्यंत्र करेंगे। तो इस प्रकार इन आदेशों से वो इतने निर्धन तथा आतंकित हो गए कि उनमें विद्रोह का साहस और शक्ति नहीं रही, क्योंकि इनका धन जब्त कर लिया गया, इनका आपको क्या है, भूमि जब्त कर लिया गया, इन्हें एक दूसरे से मिलने की मनाही कर दी गई। तो पूरी तरह से इनको तोड़ देने का जो ये अध्यादेश था वो अलाउद्दीन का सफल सिद्ध हुआ। अब मैं अलाउद्दीन के अभियानों पर
प्रकाश डालूंगा। अभियान जो अलाउद्दीन के थे उससे अनेक क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और वो बहुत ही एसेंशियल है। तो इसके बारे में मैं शुरुआत करने जा रहा हूं उत्तर भारत पर किए गए अभियान से। उत्तर भारत पर जो इसके अभियान थे उसमें पहला था गुजरात अभियान। पहला क्या था? गुजरात अभियान। गुजरात अभियान में ये इसकी शुरुआत 1298 ईस्वी में ये प्रथम सैन्य अभियान था। अलाउद्दीन का पहला जो शुरुआत हुआ सैन्य अभियान का वो 1298 में गुजरात के विरुद्ध हुआ। इस अभियान का नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां ने किया। इसमें गुजरात का बघेल राजपूत रायकर्ण कर्णदेव तृतीय पराजित हुआ। गुजरात मार्ग में जैसलमेर भी पड़ता था। वहां के भी राजा को हरा करके उसने जैसलमेर पर भी कब्जा कर लिया। गुजरात अभियान से ही इसे मलिक काफूर प्राप्त हुआ था। दोस्तों, मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था और इसी के कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक वरदान साबित हुआ था। कहीं कहीं पर आप पढ़िएगा कि अलाउद्दीन खिलजी उभयलिंगी था। उभयलिंगी आप समझ रहे हैं, यानी मलिक काफूर से इसकी एक विशेष नजदीकी थी। अगर आपने फिल्म देखी होगी पद्मावत तो उसमें इस चीज की पुष्टि की गई है। आप इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर में कितनी घनिष्ठता थी। और मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत कार्य किया है। मैं कुछ की चर्चा यहाँ पर करूँगा। रणथंभौर अभियान दूसरा अभियान था इसका। ये 1301 ईस्वी में उलुग खां एवं नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। कब रणथंभौर पर? 1301 में। कब? 1301 में। इसमें उलुग खां नुसरत खां रणथंभौर पर आक्रमण करने में नेतृत्व करता थे। हाँ, गुजरात कब? गुजरात हुआ 1298 में और रणथंभौर कब? 1301 में, यानी 3 वर्ष के बाद। ठीक है। पहले रणथंभौर के राणा हमीर देव ने आक्रमण विफल कर दिया था तथा नुसरत खां को मार भी दिया था। नुसरत खां को इसने मार भी दिया था। इसके बाद स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने कमाल संभाल ली थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को लगा था कि हम रणथंभौर के इस अभियान में हार सकते हैं, क्योंकि उसके 2 नेतृत्वकर्ता में एक बड़ा नेतृत्वकर्ता मारा गया था, नुसरत खां। और दोस्तों, वही हुआ। अलाउद्दीन ने अपनी चाल चली और राणा हमीर देव का जो प्रधानमंत्री था रायमल, उसने धोखा किया था, उसको ये मिला लिया और राणा हमीर देव पराजित हुए एवं वीर गति को प्राप्त हुए। भारत के इतिहास में आप जरूर देखिएगा कि हमारे देश के जो गद्दार थे उन्होंने ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस देश को पराजित करवाने। तो राणा हमीर देव पराजित हुए, पराजित ही नहीं हुए, वीर गति को भी प्राप्त हुए, मारे गए। हमीर देव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रंगवेदी और रणथंभौर की राजपूत महिलाओं ने जल जौहर किया। क्या किया? जल जौहर। पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था
रंगवेदी। ठीक है, याद रखिएगा, रणथंभौर, राजपूत महिलाएं, ये थी वहां के ये राजस्थान में जौहर का यह प्रथम साक्ष्य, रणथंभौर राजस्थान में जौहर का यह प्रथम साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन अगर आए कि राजस्थान में जौहर का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो आप इसी से आंसर दे सकते हैं कि हम मीरदेव की पत्नी के बाद, है ना, उनकी मीरदेव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रंगवेदी ने वहां के राजपूत महिलाओं के साथ जल जौहर किया। ठीक है, अब तीसरा इसका अभियान चित्तौड़गढ़ का अभियान था। चित्तौड़गढ़ का अभियान, चित्तौड़गढ़ का अभियान। ठीक है दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया? 1303 में। रणथंभौर पर कब किया? 1301 में। 1301 में कहाँ किया था? रणथंभौर पर। 1298 में कहाँ किया बताइए? 1298 में इसने कहाँ किया बताइए इस बात को। चलिए मैं बताता हूं, 1298 में गुजरात में किया था इन्होंने, इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इससे पूर्व चित्तौड़गढ़ को किसी भी सुल्तान ने नहीं जीता था। किसी भी सुल्तान ने चित्तौड़गढ़ को नहीं जीता था दोस्तों। यह इतना मजबूत किला था जिसे विजित करना साधारण बात नहीं थी। इसीलिए इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है पद्मावत, उसके अनुसार चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी पद्मिनी, जिन्हें पद्मावती भी कहा जाता है, को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अभी ये फिल्म कुछ दिन पहले आई थी जिस पर काफी विवाद भी हुआ था, पद्मावत, उसमें इस चीज को बखूबी दिखाया गया है। तो चित्तौड़गढ़ के किले सामरिक महत्ता को देखते हुए भी इस पर हमला किया गया था। इसका एक विशेष महत्व था। यहाँ अगर ये अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि चित्तौड़गढ़ अगर उसके हाथ में आ जाएगा तो हिंदुस्तान की एक बड़ा क्षेत्र को वो कवर कर लेगा। तो इसका एक सामरिक महत्व भी था। दूसरा, मलिक मोहम्मद जैसी के अनुसार कि ये रतन सिंह की रानी पद्मावती के प्रति थोड़ा आकर्षित था, जिसके कारण उसको मतलब उन्हें प्राप्त करने के लिए भी यह युद्ध करना चाहता था। तो इस युद्ध में रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए एवं रानी पद्मिनी, जिन्हें पद्मावती भी कहते हैं, इसको आप काट लीजिए, है ना, पद्मिनी ने जौहर किया था। जौहर क्या होता था? एक अग्निकुंड बना दिया जाता था और अग्निकुंड में आग प्रज्वलित कर दी जाती थी और सभी महिलाएं उसमें कूद जा करके अपनी जान देती थी। इसी को जौहर कहते थे इतिहास में। तो इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ के दो वीर सैनिक गोरा एवं बादल वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन कौन? गोरा और बादल, ये दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये दोनों ऐसे सैनिक थे जिनके दम पर चित्तौड़गढ़ पर कोई शासक की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस पर कब्जा जमा ले। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर इसे अपने पुत्र खिर्ज खां को सौंप दिया एवं इसका नाम खिजराबाद रख दिया था दोस्तों। इस युद्ध में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था, परंतु इसने पद्मावती की घटना का जिक्र नहीं किया है अपने पुस्तकों में।
किसने? अमीर खुसरो ने। इसी प्रकार इसने मालवा, सिवाना और जालौर पर आक्रमण कर कब्जा जमाया। ये तो आपने ही देखा, इसका ये उत्तर भारत पर अभियान था। अब हम इसके दूसरे अभियान, दक्षिण भारत के अभियान को देखेंगे, जिसमें इसका जो सेनापति था मलिक काफूर, जिसे ये दक्षिण विजय के लिए भेजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण भारत पर किए गए अभियान थे, उसमें क्या? पहला देवगिरी अभियान। पहला क्या? देवगिरी में जो इसने अभियान, देवगिरी का जो अभियान था। तो देवगिरी पर अलाउद्दीन के आक्रमण के समय सेना नहीं थी। रामचंद्र का पुत्र जो सिंघन देव था, वो अपनी सेना को दक्षिण अभियान के लिए, उसके दक्षिण अभियान के लिए ले गया था। रामचंद्र देवगिरी में किले के अंदर चला गया, क्योंकि इतनी अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना रामचंद्र कैसे कर पाता बिना सेना के। अलाउद्दीन ने जनता को भी जमकर, वहां का जनता को भी लूटा। कहाँ के? देवगिरी के जनता को। रामचंद्र ने संधि प्रस्ताव भेजा कि मैं संधि करना चाहता हूं, पर सिंघम देव जो उधर से विजित होकर लौट रहा था, उसका एक उत्साह भरा हुआ था। उसने कहा नहीं, हम युद्ध करेंगे। लेकिन जैसे ही ये अलाउद्दीन खिलजी के सामने अपनी सेना के साथ गया, अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना को देख करके इसकी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। यह देखकर सिंघन देव ने पुनः संधि का प्रस्ताव दिया। एकमात्र उपाय था प्रस्ताव देना संधि का। अलाउद्दीन ने कठोर शर्तों के साथ संधि स्वीकार की। प्रत्येक वर्ष एक बहुत बड़ी राशि कर के रूप में देने की शर्त स्वीकार भी कर ली। आप सोच लीजिए कि इसका खौफ कितना था अलाउद्दीन खिलजी का। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, देवगिरी अभियान से। आप यहां पर मेन चीज क्या है? मेन है देवगिरी का अभियान। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण में पहला अभियान उसका क्या था, तो पहला अभियान जो था वो देवगिरी का अभियान था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण का जो दूसरा अभियान था दोस्तों, वो तेलंगाना अभियान था। इस अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। इसका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। देवगिरी के शासक रामचंद्र ने मलिक काफूर का पूरा सहयोग दिया था, क्योंकि रामचंद्र जो देवगिरी का शासक था, वो तो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो उसने एक अच्छे मित्र का रूप देना शुरू कर दिया। वारंगल के शासक ने बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि वो देख चुका था देवगिरी के शासक की स्थिति को, उसके हर्ष को। तो हर्ष रूस का क्या हुआ था, उसको देख करके वारंगल का शासक हिम्मत नहीं जुटा पाया मलिक काफूर के सामने खड़ा होने की। प्रतीक के रूप में एक सोने की मूर्ति, जिसके गले में सोने की जंजीर थी, भेजी। कोहिनूर हीरा मलिक काफूर ने यहीं से प्राप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा, ये देखिए, मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसे मिला? मलिक काफूर को कहां से? तो ये मिला वारंगल के शासक से प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को मदद किसने किया था? देवगिरी के शासक रामचंद्र। तो कोहिनूर के हीरा मिलने के बाद
थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि कोहिनूर हीरे को कोहिनूर नाम नादिर शाह ने दिया था। किसने दिया था? नादिर शाह ने। मैंने बताया ना, एक एक तथ्य को आपके लिए यहां पर रखा है ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। मेरा ये प्रयास है और मैं वही इस वीडियो या आने वाले वीडियो या पिछले वीडियो गुलाम वंश में भी मैंने एक एक तथ्यों को आपके बीच रखा है। तीसरा अभियान होयसल अभियान पढ़े रहे हम लोग। तो होयसल राज्य राजधानी इसका द्वार समुद्र था, पर बल्लाल तृतीय का शासन था। किसका शासन था? बल्लाल तृतीय का। देखिए, बल्लाल तृतीय, राजधानी द्वार समुद्र, कहां का राज्य? तो होयसल। इस अभियान की भी शुरुआत मलिक काफूर ने किया। बल्लाल ने प्रतिवर्ष कर अदा करने की संधि की। तो बल्लाल तृतीय ने कहा कि भाई प्रतिवर्ष मैं भी कर दे देता हूं। तो हर तरह से आप देख रहे हैं कि दक्षिण विजय में अलाउद्दीन तृतीय को लगातार सफलता मिल रही थी और हर कोई उससे संधि कर ले रहा था, क्योंकि ये एक विशाल सेना और मलिक काफूर भी बहुत वीर व्यक्ति था। अलाउद्दीन खिलजी की तो बात ही अलग थी। तो इनसे भयभीत होकर के ये दक्षिण के जितने भी राजा थे वो संधि कर लिया कर रहे थे। इस प्रकार पांड्य और देवगिरी पर भी मलिक काफूर कब्जा किया। मलिक काफूर ने कब्जा किया पांड्य और देवगिरी। तो आपने देखा, होयसल को भी जीता, पांड्य देवगिरी पर भी जीता, है ना। उसके बाद तेलंगाना को भी जीता। देवगिरी पर तो सबसे पहले, है ना, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है इसको, पांड्य और देवगिरी। तो देवगिरी पर तो पहले ही पांड्य को भी इसने कब्जा कर लिया था। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन की बात करते हैं। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो दीवान बजारत एक विभाग था, दीवान बजारत। इसका प्रमुख वजीर होता था। इसका प्रमुख वजीर होता था और इसका मुख्य विभाग वित्त विभाग था, यानी रुपये पैसे का देन लेन दीवाने बजारत विभाग किया करता था। उसके बाद दीवाने आरिज सैन्य मंत्री होता था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीवाने आरिज किस विभाग को प्रदर्शित करता था? तो आपका आंसर होगा सैन्य विभाग। दीवाने बजारत तो वित्त विभाग था। दीवाने आरिज कौन विभाग था? सैन्य विभाग। दीवाने आरिज कौन था? वित्त विभाग। मैं आपको ये रटवा दे रहा हूं। उसके बाद दीवाने इंशा, इसका कार्य शाही आदेशों एवं पत्रों का प्रारूप तैयार करना तथा स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना। दीवाने इंशा, शाही आदेश हो एवं पत्रों का प्रारूप तैयार करना, स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना। दीवाने रसालत, पड़ोसी राज्यों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना तथा विदेशी राजदूतों से संपर्क रखना। दीवाने रसालत। दीवाने रिवासत, अलाउद्दीन ने यह नया मंत्रालय स्थापित किया था। इसका कार्य राजधानी के आर्थिक मामलों की देखभाल करना था। दीवाने रियासत, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि अलाउद्दीन ने जो नया मंत्रालय स्थापित किया था वो उसका नाम क्या था? या दीवाने रियासत जो था, तो दीवाने रियासत, मैंने क्या, दीवाने रियासत है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत।
ये नया मंत्रालय था और ये आर्थिक मामलों की देखभाल करता था, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ प्रथाएं चलाई थी। घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखवाने की प्रथा, सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। पहले नगद वेतन नहीं था, इक्ता प्रणाली था, और इक्ता प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने ही खत्म किया था। और इसने कहा सेना को कि नहीं, भूमि नहीं मिलेगा, पैसा लो पैसा, है ना। तो घोड़े को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखवाने की प्रथा और सेना को नगद देने की प्रथा। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। इसके पहले भी मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो ये दो नामी जो विद्वान थे वो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही थे और उसके दरबार में थे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा गया। उसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने, हिंद का राजा। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा तथा कुश के शिकार का निर्माण करवाया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अलाई दरवाजा अक्सर आता है ऑब्जेक्टिव में, कुश के शिकार ये भी आता है। अलाई दरवाजा तो जनरल कंपटीशन के क्वेश्चंस में भी आते हैं। कुश के शिकार जो है ये बीपीएससी वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो इसके द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा जो था वो तुर्की कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। किस कला का उदाहरण है? तुर्की कला का। तुर्की कला का क्वेश्चन आ सकता है कि अलाई दरवाजा जो है उसमें किस कला की छाप देखने को मिलती है? तो आपका आंसर क्या होगा? तुर्की। ठीक है। इसने सीरी के किले हजार खंबा महल का निर्माण कराया। ये भी क्वेश्चन आता है, सीरी के किले हजार खंबा महल। तो आपको मैंने शुरू से ये बताया कि इसने क्या क्या किया। अलाई दरवाजा कैसा वृत्ताकार, कुश के शिकार, ठीक है। अलाई दरवाजा का श्रेष्ठ उदाहरण किसका है? तो तुर्की कला का उदाहरण है। सीरी के किले, हजार खंबा महल का भी निर्माण कराया। लेकिन यह निर्माण के बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मेरे दोस्तों, वो था बाजार नियंत्रण प्रणाली, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में बाजार नियंत्रण प्रणाली इसका सबसे बड़ा देन है, जो इतिहास में इसके द्वारा ये अमर हो गया है। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीखे फिरोजा शाही में किया था। किसका? आर्थिक सुधारों के अंतर्गत बाजार नियंत्रण का। अलाउद्दीन खिलजी का कुछ कठोर कदम भी थे। जैसे इसने अपने भू राजस्व की दर को उपज का 1/2 यानी जो भी उपजता था उसका आधा ये ले लेता था कि लगान दो। राजत्व का दैवीय सिद्धांत इसने प्रतिपादन किया। अलाउद्दीन खिलजी पर यह भी जब दैवीय सिद्धांत, राजत्व का दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस शासक ने करवाया? तो इसका आंसर होता है अलाउद्दीन खिलजी। जलोदर रोग से ग्रसित हो गया था ये, और जलोदर रोग से ग्रसित होने से अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों से व्यतीत किया था।
3 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। ये जीवन के अंतिम क्षणों में ये काफ़ी बीमार रहता था और इसके शासन की सारा बागडोर मलिक काफूर देखता था। और मलिक काफूर जो था वो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन के सत्ता पर एक तरह से कब्जा कर लिया था और उसी के अनुसार समझिए एक तरह से बेताज बादशाह था वो। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के राज्य पर जब कब्जा कर लिया, लेकिन अलाउद्दीन के मृत्यु के साथ ही उसका भी महत्वाकांक्षा भी जो था उसका वो भी समाप्त हो गई थी। और ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसकी महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई थी। और ये भी आप जानते थे कि अलाउद्दीन के मलिक काफूर बहुत नज़दीक था, हर तरह से नज़दीक था। तो आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद दोस्तों शिहाबुद्दीन उमर खिलजी शासक बना था और इसका शासन बहुत कम दिनों तक रहा था। मैंने यहाँ लिखा है 1316 ईस्वी। वह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिरज खां को उत्तराधिकारी न बनाकर अपने 5-6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। खिज्र खां को नहीं किया था। खिज्र खां वीर भी था, लेकिन चूंकि मलिक काफूर कहा था, मलिक काफूर अलाउद्दीन के लिए एक महत्व रखता था, तो उसने 5-6 वर्षीय पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद काफूर ने शिहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर सारा अधिकार अपने हाथों में ले लिया। इसका मकसद भी यही था कि भाई इसके दिमाग में तो ये जरूर चल रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद मेरा क्या होगा। तो इसने अपनी चाल चल दी थी और इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने इसका साथ दिया था। चाल चलने में नहीं, मतलब इसकी जो सोच थी उसको प्रतिबिंबित करने में। तो लगभग 35 दिन ही सत्ता में रहा। उसके बाद काफूर की हत्या अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खिलजी ने कर दी। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मलिक काफूर की हत्या किसने की? तो अलाउद्दीन का तीसरा पुत्र था मुबारक खिलजी, उसने इसकी हत्या कर दी और खुद सुल्तान का संरक्षक बन गया। क्या हुआ? सुल्तान का संरक्षक बन गया। और कालांतर में उसने सुहाबुद्दीन को ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने इसके पहले कुछ गलत नाम बोल दिया हो तो इसका सही नाम क्या है? सिबाहुद्दीन। तो सिबाहुद्दीन को अंधा करवाकर कैद करवा दिया। मतलब आप देख रहे हैं कि शुरू से ही हत्या, कष्ट देना, अंधा करवा देना, इस वंश में यही होता रहा। तो क्या किया? कैद करवा दिया। तो मुबारक खिलजी का जो शासनकाल है वो 1316 से 1320 तक है। इसने कुछ ऐसे काम किए जो अलाउद्दीन खिलजी जिसके लिए बदनाम हो गया था, उसने उन सब चीज़ों को दूर कर जनता का हितैषी बनना चाहा। इसने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। अपने सैनिकों को 6 माह का एडवांस वेतन देना आरंभ किया। विद्वानों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छीनी गई सभी जागीरें उन्हें वापस कर दी। ध्यान दीजिए, एक एक चीज। इसने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया, सैनिकों को 6 माह का एडवांस दिया, विद्वान और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छीनी गई जितने भी जागीरें थी उन्हें वो वापस कर दिया। अलाउद्दीन की जितने भी कठोर दंड व्यवस्था थी
यहां तक कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, इस सब को भी इसने समाप्त कर दिया था। इसने उल इमाम एवं खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण की। देवगिरी तथा गुजरात से मुबारक खिलजी का ये विजय, देवगिरी और गुजरात की विजय से मुबारक खिलजी का दिमाग फिर गया था, नहीं समझे। मतलब वो सातवें आसमान पर उड़ रहा था कि मैं बहुत ही एक अच्छा राजा हूं, एक वीर राजा हूं। इन सब बातों का एक तरह से कहिए तो उसे घमंड हो गया था और अब भोग विलास में लिप्त हो गया कि अब क्या है, अब तो सब मेरे अंडर में है ना। तो जो ही राजाओं का, जो बाद के राजाओं का, जिस वंश को देखिए, उस वंश के सभी जो महान राजाओं के बाद जो राजा हुए और जिसके बाद उस वंश की समाप्ति का दौर आया, उन सब में यही हुआ। वो राजा भोग विलास में लिप्त जरूर रहे। वह नग्न स्त्री पुरुषों की संगत को पसंद करता था। ये क्वेश्चन आता है कि खिलजी वंश का कौन सा शासक नग्न स्त्री पुरुषों की संगत को पसंद करता था, तो आपको किसका नाम देना है दोस्तों? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और इसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखिए, इसके प्रधानमंत्री खुसरो खां ने इसकी हत्या करवा दी। किसने? खुसरो खां ने। अब मैं बात करता हूं नसीरुद्दीन खुसरव शाह का। ये इस वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ। बहुत जगह पर मुबारक शाह को ही आखिरी शासक के रूप में बताया जाता है, लेकिन कुछ दिनों तक, मतलब यहां पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, 15 अप्रैल से 27 अप्रैल तक, यानी अगर 15 अप्रैल को भी जोड़ दिया जाए तो 13 दिन ही शासक रहा था। कौन? नसीरुद्दीन खुसरव शाह। यह हिंदू से मुसलमान बना हुआ था और 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या करके दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंत हो गया। इस वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का उदय हुआ। और अगले वीडियो में मैं आपसे तुगलक वंश की चर्चा करूंगा, जो सल्तनत काल में मेरा तीसरा वीडियो होगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में तुगलक वंश के साथ।